हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे, जो कि बहुत कॉमन चैप्टर है और 10th क्लास में भी इसका इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए हम फिर से अध्ययन करते हैं इसका। करंट का मतलब होता है धारा, प्रवाह किसी भी चीज़ का, और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। मतलब यहाँ पर चार्ज का जो फ्लो है वही क्या कहलाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा हम लोग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो करेगा वही उस वायर से, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यह जो है एक कंडक्टर है और टी टाइम में जो है इससे क्यू चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो इससे इलेक्ट्रिक करंट कितना कहलाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टी टाइम में जो है क्यू चार्ज फ्लो हुआ तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो हुआ, तो क्यू बाई टी फ्लो होगा। यही जो है इससे होकर के करंट कहलाएगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या बनेगा, तो चार्ज का यूनिट बाई टाइम का यूनिट। तो चार्ज का यूनिट जो है कूलॉम और टाइम का यूनिट जो हो गया सेकेंड, तो ये बन गया कूलॉम पर सेकेंड। इसी को क्या कहा जाता है, एम्पियर नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन करना है। यहाँ हम लोग अगर चाहेंगे कि किसी कंडक्टर से होकर के करंट को हम लोग 1 एम्पियर कब कहेंगे, तो इससे हम लोग यहीं से डिफिनेशन अगर हम निकाल सकते हैं। अगर हम लोग चार्ज को यहाँ पर 1 कूलॉम रखें ले और टाइम भी अगर 1 सेकेंड हम लोग ले, तो इस तरह से करंट आई इज इक्वल टू 1 कूलॉम बाई 1 सेकेंड इक्वल टू 1 कूलॉम पर सेकेंड। दैट मीन्स कि 1 एम्पियर होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर से होकर के अगर 1 कूलॉम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा हो तो उस वायर से होकर के करंट क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ 1 कूलॉम चार्ज फ्लोज in 1 second through any cross section of wire, then the current is said to be 1 ampere। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है वो वेक्टर एडिशन के रूल को ये फॉलो नहीं करता है। भले ही इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये क्वेश्चन आता है जनरली कि चूंकि करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, अब देख लीजिए। वेक्टर एडिशन में जैसे कि अगर हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा हो और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, तो ये नेट फोर्स जो हो जाता है वो 0 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। लेकिन मान लीजिए कि एक वायर इधर से आ रहा हो जिसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो और एक वायर इधर से आ रहा हो, इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, और एक वायर ऐसे है जिससे नेट करंट यहाँ से निकलता है। क्या इसमें 0 एम्पियर का करंट निकलेगा? ऐसा नहीं होगा, इससे 10 एम्पियर का करंट निकलता है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब ये दोनों जो ब्रांच है वायर का, इसको अगर हम लोग चेंज कर दे, 60 डिग्री पे कर दे या 30 डिग्री पे आप कर दे, किसी भी एंगल पे हम लोग इसको ले करके आप चले जाइए, यहाँ जो रिजल्टेंट करंट है वो 10 एम्पियर ही आएगा, जो कि वेक्टर एडिशन के रूल के अनुसार नहीं है। इस पे डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए करंट जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। याद रखिएगा, करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो करंट का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है, या दूसरे शब्द में कहेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे करंट डेंसिटी के बारे में। तो देख लीजिए, करंट डेंसिटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 वायर है, एक मोटा वायर है और एक पतला सा वायर है। अगर दोनों में सेम करंट अगर फ्लो हो रहा हो, मान लीजिए इससे 10 एम्पियर का करंट फ्लो, इससे भी 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो इस वायर से को आप छुएंगे तो आपको झटका ज्यादा मिलेगा, ये इफेक्ट ज्यादा डालेगा और इसमें इफेक्ट कम होगा, क्योंकि करंट का यहाँ पर जो इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा,
क्योंकि इसमें करंट का जो डेंसिटी है इसका ज़्यादा होगा, इसका करंट डेंसिटी कम होगा। तो करंट डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि करंट पासिंग पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होता है उसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। तो वही हम लोग लिखे हैं कि इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया, J इज इक्वल टू करंट बाय एरिया। कि अगर मान लीजिए कि ए एरिया से होकर के अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो और करंट अगर आई से फ्लो हो रहा है तो करंट डेंसिटी कितना होगा, ए एरिया से अगर आई करंट फ्लो हो रहा हो तो यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो होगा, तो आई बाई ए, यही कहलाता है वेक्टर जे। ठीक है, यही जे जो है करंट डेंसिटी है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन किधर होता है, इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग अब आते हैं बहुत फेमस लॉ जो ओम्स लॉ है, आप 10th क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ जो है हम लोग को करंट का डिपेंडेंस या करंट का रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर कोई वायर है और इस वायर से करंट का फ्लो हो रहा हो, अगर दोनों टर्मिनल के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इससे होकर के करंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, और ठीक है वही चीज़ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है करंट फॉलोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि आई जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर आई भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो भी आई के डायरेक्टली, मतलब कि अगर आई बढ़ रहा है आई के साथ, अगर भी बढ़ रहा है तो भी के साथ आई भी बढ़ रहा है, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई भी लिख सकते हैं, और भी इक्वल टू जो है आर इंटू आई हम लोग लिख देते हैं, जहाँ आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस वायर का रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। तो यहाँ से जो है अगर हम लोग आर का जो वैल्यू निकालना चाहें तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आई। हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे। रेजिस्टेंस वास्तव में क्या है, ये जो है ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। मतलब करंट के डायरेक्शन में जो है, करंट अगर किसी वायर से होकर के करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो करने का मतलब आपको समझना चाहिए उसे फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर जो है करंट कैरियर जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उसके रास्ते में जो है कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ रेजिस्टेंस आते हैं। जो बाधाएं आती हैं, अपोजिशन होता है, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। अपोजिशन के रूप में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि जब वो चलता है इलेक्ट्रॉन तो एटम से टकरा सकता है, आयन से टकरा सकता है, तो यही सब जो है वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। और ये जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी मेटल का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, वो उसके अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं उसके जो कॉन्फ़िगरेशन, उसके जो सजावट किस ढंग से सजे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें सारे एटम एक लाइन से सजे हुए हैं, इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से सीधा सीधा अगर सजे हुए, तो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे चलेगा उसको बहुत कम बाधा मिलेगा, कम अपोजिशन मिलेगा, आसानी से वो पार हो सकता है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि ऐसा मेटल हो कि इसमें रैंडमली यहाँ कुछ है, कुछ यहाँ बीच में एटम है, कुछ इस तरह से सजा हुआ है, जैसे तैसे सजा हुआ है, तो इस स्थिति में ऐसे एटम में जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो रास्ता में टक्कर, इसका कॉलिजन इधर टकराएगा, फिर इधर घूम के जाएगा तो इधर टकराएगा, हर बार जो है उसको टक्कर का सामना करना पड़ेगा। तो इस मेटल का, इस जो मटेरियल है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, जब रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी मेटल का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, और कुछ एक्सटर्नल
जो एजेंसी भी होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जिसमें कि आप हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिसमें कि आपका टेम्परेचर है, उसका डायमेंशन है वगैरह। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? तो कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल है, उससे जब चार्ज फ्लो होता है तो उसके जो चार्ज फ्लो का मतलब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो उसके रास्ते में जो अपोजिशन होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। किसी मटेरियल में अपोजिशन ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, और यह जो है उस मटेरियल का इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और भी निकालने का है, V इक्वल टू है क्या, और R इक्वल टू है V/I। अगर हम लोग यूनिट देखें रेजिस्टेंस का तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। इसी को एक नया नाम ओम दे दिया जाता है। ठीक है। अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें कि 1 ओम कौन सा कंडक्टर, किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम लोग 1 ओम कहेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसी हम लोग फार्मूला पे हम लोग आएंगे रेजिस्टेंस के। अगर V का वैल्यू 1 रख दिया जाए और करंट का वैल्यू भी 1 रख दिया जाए तो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर होगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम कहते हैं। तो इस तरह से उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम कब होगा? जब किसी कंडक्टर में या किसी मटेरियल में या वायर में जब टर्मिनल पे अगर हम लोग टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अगर हम लोग अप्लाई करेंगे और उससे होकर के करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो, तब उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? 1 ओम रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो वही लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज ऑन application of 1 volt potential difference across the terminal of the conductor। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।